अभी का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है शोध प्रकल्पना यानी कि प्रॉब्लम हाइपोथेसिस के निर्माण के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। या फिर कोई एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अनुसंधान समस्या क्या है यानी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, और इसकी उत्पत्ति के कौन कौन से स्रोत हैं। एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम। तो जब हम इसका आंसर ढूंढते हैं, ये भी थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन आपको समझ में आए तो आप कम में भी लिखोगे तो मिनिमम 6 से 7 पेज तक जा सकते हो। पर आपको ध्यान देना है कि कम से कम आपको 5 से कम पेज में नहीं लिखना है। चलिए आंसर पे आते हैं जल्दी जल्दी, आपका समय न जाया हो। जब मनोवैज्ञानिकों को अपने विषय क्षेत्र में यह आभास होता है कि उसकी जानकारी अधूरी है, तो वह उस अधूरी जानकारी को अथवा ज्ञान के अधूरेपन को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का प्रयत्न करता है। इस अधूरेपन का आभास अनुसंधान की समस्या का रूप ग्रहण कर लेता है। मान लीजिए किसी छात्र को पर्याप्त परिश्रम से अध्ययन करने और नियमित रूप से परीक्षा की तैयारी करने के बाद भी परीक्षा में वांछित सफलता नहीं मिल पाती है, तब उस परिश्रमी छात्र के लिए यह समस्यात्मक स्थिति है। अभी उसे इस यह ज्ञात है कि वह नियमित रूप से परिश्रम कर पाठ्य विषय को पढ़कर परीक्षा में जाने से प्रश्नों का उत्तर ठीक बनते हैं और अंक मिलते हैं। यह जानकारी उसे अपने अभिभावकों, हितैषियों, अध्यापकों से मिली है, किंतु उसके अनुभव में यह बात सही नहीं उतरती, क्योंकि उसे परिश्रम के बाद भी अच्छे अंक नहीं मिलते। उसके सामने समस्या उपस्थित होती है और ऐसा क्यों होता है, वह अपने से प्रश्न पूछता है कि अंकों को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से अध्ययन में परिश्रम के अतिरिक्त और कौन से आवश्यक कार्य हैं जिसको करने से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने के संबंध में यह छात्र की समस्या है। अनुसंधान की समस्या मूल रूप से इसी प्रकार की होती है। टाउनसेंड के शब्दों में अगर देखा जाए तो ए प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन प्रोपोज्ड बाय सॉल्यूशन। समस्या की उत्पत्ति के स्रोत क्या हो सकते हैं? तो जो स्रोत होते हैं ये 4 तरह के होते हैं मेनली। फर्स्ट में अनुसंधान विवरण से उत्पन्न जिज्ञासा। दूसरा हो गया ज्ञान का अधूरापन। तीसरा हो गया परस्पर विरोधी अनुसंधान उपलब्धियां। चौथा हो गया ज्ञात तथ्य, अज्ञात व्याख्या। अनुसंधान की समस्याओं के 4 प्रमुख स्रोत हैं। इन सभी स्रोतों की ओर ध्यान देने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान समस्या का चयन इस बात की उपेक्षा करता है कि अनुसंधानकर्ता अपने विषय से समसामयिक अनुसंधान साहित्य से पूरी तरह परिचित हो, उसका सर्वेक्षण कर यह निर्धारित कर सके कि विषय के कौन से पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधूरे हैं जिस पर अनुसंधान किया जा सकता है, किस प्रकार के विरोधी परिणाम उपलब्ध हैं जिनको समस्या के रूप में अनुसंधानकर्ता अपनी रुचि के अनुकूल अनुसंधान समस्या विकसित कर सकता है, कौन से ऐसे तथ्य हैं जिसके संबंध में और अधिक इंद्रिय अनुभाविक पदार्थों का संकलन आवश्यक है ताकि उस समस्या को समसामयिक विषय ज्ञान से जोड़ा जा सके। प्रत्येक हालात में प्रासंगिक अनुसंधान साहित्य से परिचय होना अनिवार्य है। कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन समस्या से प्रारंभ होता है। समस्या भी ऐसी जो हल हो सके। ऐसी समस्या का संभावित उत्तर एक कथन के रूप में दिया जाता है। यह कथन ऐसा होना चाहिए जिसकी परीक्षा की जा सके, अर्थात उस संबंध में यह निश्चय करना संभव हो सके कि वह कथन सत्य है अथवा असत्य। ऐसे कथन को उपकल्पना कहते हैं। अतः उपकल्पना परीक्षा योग्य कथन है जो किसी समस्या का हल कर सकती है। यदि उपयुक्त प्रयोग के पश्चात यह ज्ञात होता है कि संबंधित उपकल्पना सत्य है, तब हम कह सकते हैं कि वह उपकल्पना उस समस्या को हल करती है जिसके संबंध में उसका निर्माण किया गया था। यदि उपकल्पना असत्य सिद्ध होती है तो हम कहते हैं वह समस्या का हल नहीं करती है। इससे स्पष्ट करने के लिए हम उदाहरण स्वरूप एक समस्या लें, शतरंज का अच्छा खिलाड़ी कौन हो सकता है? तो कदाचित हमारी उपकल्पना होगी शतरंज का अच्छा खिलाड़ी वह हो सकता है जिसकी बुद्धि अधिक हो
तथा उसकी व्याख्या उपकल्पना का अस्थायित्व कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि हमने समस्या का हल खोज लिया है, क्योंकि उस समस्या वो हम समस्या का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन समस्या का यह पूर्ण हल नहीं है, क्योंकि अनेक ऐसे घटक हैं जो व्यक्ति को शतरंज का अच्छा खिलाड़ी बनने में योगदान देते हैं। अतः हमें प्रयोग करने होंगे तथा विस्तृत उपकल्पना का निर्माण करना होगा। दूसरी अवस्था में यह हो सकता है कि हमारी उपकल्पना सिद्ध ना हो। प्रायः जब हमें सत्य उपकल्पना प्राप्त हो जाती है और अंततः हमारी समस्या हल हो जाती है, तो हम कहते हैं उपकल्पना ने उस प्रत्यय की व्याख्या कर दी है जिससे हमारी समस्या संबंधित है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए एक समस्या का उदय इस कारण होता है कि हमारे पास कुछ तथ्य हैं, इन तथ्यों के लिए जो अलग अलग हैं व्याख्या की आवश्यकता है। अतः इन तथ्यों की व्याख्या करना हमारे लिए समस्या प्रस्तुत करता है। सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस यानी प्राकल्पना के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। प्रकल्पनाओं के उद्गम स्रोत दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट हो गया निजी तौर पे, दूसरा हो गया बाह्य तौर पे यानी बाहर। निजी स्रोत क्या हो सकते हैं? इसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता व्यक्तिगत विचारधारा, दृष्टिकोण, कल्पना अथवा अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है, वह स्वयं ही प्रकल्पना का स्रोत होता है। दूसरा हो गया बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत में काव्य, साहित्य, दर्शन, समाजशास्त्र, मानव समाज, काल्पनिक विचार, दार्शनिक सिद्धांत इत्यादि इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इन सभी विषयों का संबंध मनुष्य के सामाजिक विषयों के गहन अध्ययन से आयोजन होता है। श्री M.H. गोपाल के अनुसार प्रकल्पना निर्माण के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया सांस्कृतिक पर्यावरण, दूसरा हो गया लोक वृद्धि अथवा प्रचलित विश्वास एवं प्रथाएं, फोक विजडम और करंट बिलीव एंड प्रैक्टिसेस, तीसरा हो गया विशेष ज्ञान, पार्टिकुलर साइंस, चौथा हो गया समरूपता, एनालॉजी, पांचवा हो गया स्वीकृत सिद्धांतों का अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ द थ्योरी, छठा हो गया व्यक्ति अनुभव एवं व्यक्तिगत प्रक्रियाएं। गुडे एवं हार्ट ने प्रकल्पना निर्माण के चार स्रोत बताए हैं। सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समस्याएं एवं व्यक्तिगत अनुभव। अब आइए पहला जानते हैं सामान्य संस्कृति। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक चिन्ह, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन सम्मिलित किए जाते हैं। अब इसमें भी अब हर एक की व्याख्या करेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विज्ञान का विकास सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि परिकल्पना के लिए विभिन्न स्रोत उपलब्ध करा देती है। भारत और अमेरिका की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक दूसरे से भिन्न है। भारत में आध्यात्मिकता पर अधिक बल दिया जाता है, त्यागपूर्ण जीवन, नैतिक आदर्श, परोपकार, पाप पुण्य आदि पर भारत में विशेष ध्यान दिया जाता है। संयुक्त परिवार भारतीय जीवन की विशेषता है। अमेरिकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में भौतिकतावाद, व्यक्तिगत सुख संपत्ति, उच्च जीवन स्तर, नवीनतम साधनों द्वारा अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि, एकांकी परिवार तथा समतल वर्ग आदि प्रमुख हैं। इसका दूसरा पहलू है सांस्कृतिक चिन्ह। इसके अंतर्गत लोक ज्ञान के संपूर्ण अंग तथा लोक विश्वास, मान्यताएं, निषेध, लोक साहित्य तथा लोकगीत, लोक कथाएं तथा मौखिक वर्णन यथा जैसे कहावतें, उपचार सूत्र आदि आते हैं। लोक ज्ञान इन अंगों के आधार पर प्रचलित सामान्य अभिव्यक्तियों की सत्यता का वैज्ञानिक परीक्षण होता है तथा इन्हें हम प्रकल्पना का रूप मान सकते हैं। तीसरा हो गया सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। काल में परिवर्तन के साथ ही संस्कृति में भी परिवर्तन होता है।
इसके विभिन्न अंगों में परिवर्तन आ जाते हैं। बाह्य संस्कृतियों के प्रभाव के कारण परंपराओं एवं प्रथाओं, लोक रीतियों एवं संस्कृति मूल्यों में परिवर्तन होता है। अब इसका जो दूसरा नंबर था, फर्स्ट हो गया सामान्य संस्कृति के 3, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक चिन्ह और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। इसके आगे वैज्ञानिक सिद्धांत जो दूसरा है, प्रकल्पना के चौथा के जो 4 हैं उसमें दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति। विज्ञान या अनेक परिकल्पनाओं का उद्गम है। प्रायः प्रत्येक विज्ञान में विभिन्न विषयों से संबंधित सामान्यीकरण होते हैं। सामान्यीकरणों से जिन पक्षों के संबंध में ज्ञान प्राप्त होता है उससे हम परिकल्पनाओं का उद्गम मानते हैं। जब उन सिद्धांतों का पुनर्निरीक्षण होता है तथा तो उनके अंतर्गत न्यूनतम और अशुद्धियाँ विद्यमान रहती हैं, वो भी सामने आ जाती हैं। प्रचलित सिद्धांतों के से सामाजिक अध्ययनों को एक निश्चित दिशा मिलती है, साथ ही नवीनतम परिकल्पनाओं का अभ्युदय होता है। लेम्ब्रोसो का अपराध क्षेत्र में दुर्किम का आत्महत्या के विषय में, रूसो का सामाजिक अनुबंध के संबंध में, प्लेटो का राज्य के संबंध में, गांधी का सुधारवादी दंड विधान के संबंध में, रिजले और नेस्फील्ड का जाति प्रणाली के संबंध में जो सिद्धांत हैं उनके पुनर्निरीक्षण के अंतर्गत परिकल्पना के निर्माण के लिए पर्याप्त क्षेत्र की उपलब्धि होती है। समरूपताएं, तीसरा हो गया समरूपताएं में यदाकदा समरूपता के आधार पर भी परिकल्पनाएं निर्मित होती हैं। जूलियट हक्सले का विचार अनुसार वैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में सामयिक अवलोकन प्रकल्पनाओं के आधार पर दृष्टिगोचर होते हैं। ये सामान्यताएं कभी तो विभिन्न व्यवहार क्षेत्रों की ओर संकेत करती है तो कभी विभिन्न क्षेत्रों पर घटित होने वाली घटनाओं की समरूपता प्रकृति बनती है। चौथा हो गया व्यक्तिगत अनुभव। सांप्रतिक सामाजिक अध्ययनकर्ता में प्रकल्पना को सामान्य व्यक्तिगत अनुभव तथा घटनाओं के विशेष दृष्टिकोणों पर आधारित करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का पता लगाने के लिए, डार्विन ने जीवन संघर्ष के कारणों का पता लगाने के लिए तथा जीवन क्षमता को जानने की प्रकल्पना की थी। माथल्स का जनसंख्या संबंधी सिद्धांत भी व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित था। आज हम सामाजिक समस्याओं तथा छात्र अनुशासनहीनता, छात्र असंतोष, छात्र व्यवहार, सहशिक्षा, अध्यापकों के प्रति छात्र छात्राओं का व्यवहार, परिवार नियोजन के प्रति जन सामान्य की विचारधारा, अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, बाल विवाह, संयुक्त परिवारों के सदस्यों की स्थिति आदि के संबंध में व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ही परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। तो उम्मीद है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम ऑफ हाइपोथेसिस थी ये क्लियर हो चुकी होगी, या फिर रिसर्च प्रॉब्लम आए तो ये प्रॉब्लम ऑफ हाइपोथेसिस पूछे या फिर रिसर्च प्रॉब्लम पूछे, आप ये वाला आंसर देंगे आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा।